तनाबे सुगानो डायग्राम्स या टीएस डायग्राम्स क्या होते हैं और कैसे इन डायग्राम्स को इस्तेमाल करके आप ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए रेक्का पैरामीटर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी और नेफ्लाजोटिक रेशियो हासिल कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना बताइए? तनाबे सुगानो डायग्राम्स, इनको मैं आपको बताऊं भाई टीएस डायग्राम भी बोल देते हैं। ओके, तनाबे सुगानो डायग्राम या टीएस डायग्राम्स। तो भाई आपको हो गया भाई ये डायग्राम क्या होते हैं। देखो सबसे पहले आपने क्या पढ़े थे? कोरिलेशन डायग्राम्स। उसके बाद आपने क्या पढ़े भाई? ऑर्गल डायग्राम्स। जो कोरिलेशन डायग्राम थे वो सब पे लागू थे, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस पे भी और भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस पे भी। लेकिन ऑर्गल डायग्राम सिर्फ कहाँ लागू थे? वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस पे, इजंट इट? लेकिन भाई आपने एक बात देखी थी कि जो कोरिलेशन डायग्राम है वो बेशक वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस पे थे, लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन निकालना, वहां से भाई रेक्का पैरामीटर निकालना या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना काफी हमारे लिए क्या था? मुश्किल था, इजंट इट? वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में। तो भाई सभी कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको रेक्का पैरामीटर, नेफ्लाजोटिक रेशियो या भाई आपको डेल्टा निकालना हो तो ऑर्गल डायग्राम से बेटर कौन होता बताओ भाई? तनाबे सुगानो डायग्राम। तो आप ये कहोगे भाई कि ये भाई इनका मीनिंग क्या होता है? तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल क्या बांटा है? 3 सेक्शन। पहले हम क्या पढ़ाएंगे आपको? डेफिनेशन ऑफ तनाबे सुगानो डायग्राम्स। फिर आपको क्या पढ़ाएंगे? तनाबे सुगानो डायग्राम्स फॉर D1 टू D9 कॉम्प्लेक्सेस। फिर हम क्या देखेंगे? D1 से लेके D9 कॉम्प्लेक्सेस तक तनाबे सुगानो डायग्राम्स कैसे होते हैं। और थर्ड फिर क्या होगा हमारे पास? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने भाई ऑर्गल डायग्राम्स पढ़ने के बाद आपने फिर उनको अप्लाई किया था ना, रेक्का पैरामीटर, डेल्टा और भाई नेफ्लाजोटिक रेशियो निकालने के लिए। तो सिमिलरली आपने क्या करना बताओ फिर भाई? तो लास्ट सेक्शन में आपने क्या पढ़ना है? कैलकुलेशन ऑफ डी क्यू, रेक्का पैरामीटर एंड नेफ्लाजोटिक रेशियो पैरामीटर फ्रॉम टीएस डायग्राम्स। ओके, तो पहले बताओ क्या पढ़ते हैं हम भाई? डेफिनेशन ऑफ तनाबे सुगानो डायग्राम। मैं आपको बताऊं भाई 1954 के अंदर 2 जापानीज साइंटिस्ट थे, ठीक है? बोलो भाई, एक तो यूकितो तनाबे और भाई सटोरू सुगानो, ठीक है? उन्होंने, मैं आपको बताऊं भाई, उन्होंने 2 पेपर पब्लिश किए थे। क्या? ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। तो भाई तनाबे ने और सुगानो ने उन्होंने भाई 2 पेपर पब्लिश किए थे ऑन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है? तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स आयंस होती हैं उनके स्पेक्ट्रा से आप कैसे डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं, चाहे आपका रेक्का पैरामीटर है, डेल्टा है या फिर आपके पास क्या है भाई नेफ्लाजोटिक रेशियो, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। और ये पेपर इतने इंपॉर्टेंट थे, मैं आपको बताऊं भाई, अगर आप गूगल पे सर्च भी करोगे ना आज भी, ठीक है, तो भी आपको ये मोस्ट साइटेड पेपर्स आपको मिलेंगे। आज भी इनको आज भी आप जो साइंटिफिक कम्युनिटी है आज भी इन पेपर्स को साइट करती हुई, इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा थी। ओके, तो आपको हो गए कि भाई ये है क्या, कि ये भाई उन्होंने टीएस डायग्राम कैसे बनाए, ये तैयार कैसे होते हैं। आप ये बताओ ऑर्गल डायग्राम्स क्या थे? ऑर्गल डायग्राम्स क्या थे भाई? कोरिलेशन डायग्राम से क्या था? स्पेशल केस, सॉरी, कोरिलेशन डायग्राम से क्या थी? मॉडिफाइड फॉर्म। आपने क्या किया था? अगर आपने कोरिलेशन डायग्राम्स में से स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन क्या कर दिया? ओमिट कर दिया, और वीक फील्ड रीजन आपने क्या कर दिया भाई? रख लिया। तो क्या बन गया आपके पास? और आपने लोअर मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म्स आपने क्या कर दी? ओमिट कर दी। तो क्या हो जाएगा आपके पास? ऑर्गल डायग्राम्स। भाई तनाबे सुगानो डायग्राम कैसे बनते हैं? सबसे पहले आप एक बात मानो भाई, मान लिया हमारे पास कोई डी स्क्वायर आयन है। क्या हमारे पास कोई डी स्क्वायर आयन? तो इसके हमारे पास बताओ क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री आयन टर्म्स। भाई डी स्क्वायर आयन के हमारे पास क्या होंगे? फ्री आयन टर्म्स। हम क्या बोलेंगे कि डी स्क्वायर जो आयन है, बताओ इसके पास टोटल कितनी माइक्रोस्टेट्स हैं? 45, इजंट इट? और ये 45 माइक्रोस्टेट्स किन टर्म सिंबल्स में आपने डिवाइड कर रखी हैं? इन 45 माइक्रोस्टेट्स को आपने डिस्टिंग्विश कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मोशन, ऑर्बिटल मोशन एंड टोटल मोशन। बताओ भाई सबसे नीचे कौन सा टर्म होती है?
ये जाएंगे आपको SPDFG 1 टर्म के अंदर। सबसे नीचे कौन सी आती है? 3F टर्म। फिर कौन सी आती है आपके पास? 1D टर्म। फिर कौन सी होती है? बोलो भाई। 3P टर्म। फिर कौन सी होती है आपके पास? 1G टर्म। फिर कौन सी होती है ऊपर भाई? 1S टर्म। ये बताओ हमारे पास कौन सी टर्म्स हैं? तो भाई डी स्क्वायर आयन की जो हमारे पास क्या 45 माइक्रो स्टेट्स। यहां बताओ इसके अंदर तो कितने हमारे पास? 3 सतह 21 तो इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर है और एक भाई काउंट करो 21 और 5 26 और 9 34 और 9, अरे भाई 21 और 5 26 और 9 भाई 35 और 9 44 और 1 45 हो गई ना पूरी भाई हमारे पास। तो जो 45 माइक्रो स्टेट्स हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन डायग्राम से बताओ क्या था? फिर हम क्या बोलते हैं भाई कि जब लिगेंड्स क्या करते हैं अप्रोच, तो ये जो डी सब शेल है सिर्फ यही ना टूटती, इस डी सब शेल में फिलिंग से जो क्या बनी हुई माइक्रो स्टेट्स जो टर्म्स बनी हुई हैं वो फ्री आयन टर्म्स भी क्या होती है भाई? टूटती हैं, इजंट इट? तो बताओ ये 3F बताओ कैसे टूट गई थी हमारे पास? तो क्या हमारे पास ये टर्म्स टूट जाएंगी क्या? बताओ। और तो आप याद करो भाई, बताओ और आप याद करो, ये बताओ क्या हमारे पास भाई, क्या हमारे पास डी स्क्वायर ऑक्टेट क्या? तो ये हमारे पास बताओ क्या होगी? फ्री आयन टर्म्स 3F 1D 3P 1G 1S। और ये बताओ फिर क्या है कि वीक फील्ड में टर्म कैसे टूट गई, ठीक है। और भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड में तो फिर क्या जो T1 3T1G क्या हो रही है एनर्जी में? लोअर आ रही है ना। और 3T2G एनर्जी में क्या जा रही है बताओ भाई? हायर जा रही है। 3A2G क्या एनर्जी में? हायर जा रही है, इजंट इट? तो आपको हो गई ये तो हमारे पास क्या भाई, ये तो हमारे पास क्या डी स्क्वायर में क्या है? कोरिलेशन डायग्राम। कि ये हमारे पास क्या है? फ्री आयन टर्म्स, इजंट इट? और ये हमारे पास क्या भाई? मोलिकेन टर्म्स वीक फील्ड में, और ये क्या है? मोलिकेन टर्म्स स्ट्रॉन्ग फील्ड में, इजंट इट? तो अब अगर मैं इस कोरिलेशन डायग्राम्स में से ये मिटा दूं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन मिटा दूं और ये जो वीक फील्ड रीजन है इसको रख के इसमें से मैं क्या हटा दूं तो भाई 1 मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म्स, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? ये ऑर्गन डायग्राम। लेकिन अगर मैं सारी की सारी टर्म रखूं, मतलब मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन को ना मिटाऊं, मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन को नहीं मिटाना है भाई, इसको भी रखो और लोअर मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म्स भी रखो, इजंट इट? भाई सिंपल सी बात थी। अगर आपने क्या किया था, बोलो भाई, अगर आपने क्या किया था, आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन क्या कर दिया था? ओमिट कर दिया था। और वीक फील्ड रीजन में से आपने बताओ क्या आपने क्या किया था? लोअर मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म्स आपने क्या कर दी थी? हटा दी थी ना। तो आपके पास क्या बन गया था? ऑर्गन डायग्राम डी स्क्वायर का भाई। लेकिन अगर हम क्या करें, हम स्ट्रॉन्ग फील्ड रीजन भी रखें और वीक फील्ड रीजन में लोअर मल्टीप्लिसिटी वाली टर्म्स भी क्या करें भाई? रखें, फिर आपको भाई ये तो कोरिलेशन डायग्राम हो गया। लेकिन क्या करना है? वर्टिकली बताओ क्या होता है हमारे पास? यहां पर एनर्जी होती है ना। और हॉरिजॉन्टली बताओ मेरे पास क्या होता है? बोलो भाई, लिगेंड फील्ड क्या होता है भाई? डेल्टा। अरे भाई हमारे पास हॉरिजॉन्टली क्या होता है? डेल्टा, यानी कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड फील्ड। और वर्टिकली क्या होता है हमारे पास? एनर्जी। तो तनाव सुगानो के दिमाग में ये आइडिया आया कि हम दोनों एक्सिस को अगर रेखा पैरामीटर से भाग कर दें तो किसको भाई? एक्स एक्सिस को भी। और तो कोरिलेशन डायग्राम से क्या बनते हैं? ऑर्गन डायग्राम्स। और कोरिलेशन डायग्राम से क्या बनते हैं? तनाव सुगानो डायग्राम। समझ गए बात? तो कोरिलेशन डायग्राम से तनाव सुगानो डायग्राम या टीएस डायग्राम्स कैसे बनाते हैं? जो कोरिलेशन डायग्राम होता है उसमें एक्स एक्सिस क्या होता है? लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। और वाई एक्सिस क्या होता है? एनर्जी। तो ये कहता है एनर्जी स्क्वायर को भी किससे भाग कर दो? रेखा पैरामीटर से। अरे बोलो भाई। और हॉरिजॉन्टल स्केल को भी किससे भाग कर दो भाई? रेखा पैरामीटर से, बी से, इजंट इट? भाई हॉरिजॉन्टल किससे भाग कर दो? रेखा पैरामीटर से। और वर्टिकली भी। यानी अब बताओ तो कोरिलेशन डायग्राम में, ऑर्गन डायग्राम में वाई एक्सिस क्या होता है? एनर्जी स्केल। लेकिन तनाव सुगानो डायग्राम में वाई एक्सिस क्या होता है? एनर्जी स्केल नहीं, ई नहीं, ई बाई बी, इजंट इट? सिमिलरली कोरिलेशन डायग्राम में और ऑर्गन डायग्राम में एक्स एक्सिस क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड फील्ड। लेकिन यहां पर क्या होता है भाई? वही उनमें क्या होता है? डेल्टा होता है ना एक्स एक्सिस भाई।
यहाँ क्या होता है डेल्टा बाई बी। तो एक तो काम क्या करना है कि कोरिलेशन डायग्राम्स में एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी, दोनों को भाई बी से डिवाइड कर दो रैक का पैरामीटर से, इजंट इट। पहला तो वही होता है। अब दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा ये होता है कि यहां पर ग्राउंड स्टेट टर्म लगातार भाई उसकी एनर्जी चेंज हो रही थी ना, उसको आप क्या मान लो रेफरेंस लाइन, क्या मान लो उसको भाई, उसकी एनर्जी जीरो मान लो। कैसे, आप यहां पर देखो, आप यहां पर देखो भाई, देखो आपको नजर आया यहां पर, ये देखो ये एक कोरिलेशन डायग्राम है। तो अगर मैं एनर्जी स्केल को किससे भाग कर दूं बी से, और हॉरिजॉन्टल क्या है क्रिस्टल फील्ड, इसको किससे भाग कर दूं भाई बी से। सिर्फ यही करते ही तनाव सुगन डायग्राम नहीं बन जाएगा। और आपने बताओ क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखो भाई, क्या ये 3T1G बताओ है क्या ये ग्राउंड स्टेट भाई, क्या ये 3T1G भाई ग्राउंड स्टेट है कि नहीं है। लेकिन इसकी एनर्जी लगातार क्या करी बताओ भाई, वेरी कर रही, बताओ क्या हो रही है इसकी एनर्जी, जैसे जैसे फील्ड बढ़ता है तो 3T1G की एनर्जी क्या होती है भाई, घट रही है ना, इजंट इट। तो भैया आपने इसकी एनर्जी घटानी नहीं है, आपने क्या करने से, आपने क्या मान लेना है रेफरेंस लाइन, आपने इसकी एनर्जी क्या मान लेनी है हमेशा जीरो। तो अगर मैं इसको जीरो मानूंगा तो मुझे इस डायग्राम को तो क्या करना पड़ेगा भाई, अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी, देखो ये जो यहां से जो 3T1G कंपोनेंट आएगा ये नीचे नहीं आ रहा क्या। तो अगर मैं पूरे के पूरे कोरिलेशन डायग्राम को हल्का क्या कर दूं, वैसे घुमा दूं, तो जो लाइन थी जो नीचे आ रही थी ये 3T1G, ये क्या हो जाएगी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल हो जाएगी ना भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। यानी टनाबे सुगन डायग्राम को ऐसे घुमाओ, टनाबे सुगन डायग्राम को भाई ऐसे घुमाओ कि जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो क्या हो जाए बताओ भाई, हॉरिजॉन्टल हो जाए। जो ग्राउंड स्टेट टर्म का जो वेरिएशन है, ये जो 3F था इसमें से क्या निकलता है 3, अरे भाई 3F में से क्या निकलता है पहले 3T1G निकलता है, इजंट इट। तो ये 3T1G बताओ क्या लगातार नीचे आ रहा है ना भाई, फील्ड बढ़ता है तो भाई, तो आप पूरे के पूरे टनाबे सुगन डायग्राम को थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल। और फिर इसकी एनर्जी आप क्या मान लो जीरो, इस लाइन को आप क्या मान लो भाई जीरो मान लो। बताओ आपको पहले पड़ गई, तो बहुत सिंपल है भाई। बताओ कैसे बनता है टनाबे सुगन डायग्राम, क्या करना पड़ता है बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस को भी रेखा पैरामीटर से भाग कर दो और एक्स एक्सिस को भी रेखा पैरामीटर से भाग कर दो। वाई क्या बन जाएगा ई बाई बी, एक्स क्या बन जाएगा डेल्टा बाई बी, इजंट इट। और उसके बाद भाई टनाबे सुगन डायग्राम को अगर ए हमेशा क्या रहती है सेम टर्म क्या रहती है ग्राउंड स्टेट, अगर सेम टर्म क्या रहती है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, तो क्या करो भाई, तो उस ग्राउंड स्टेट टर्म का जो वेरिएशन है ना, अगर वैसे जा रखा है तो उसको ऐसे टिल्ट कर दो ताकि ये क्या हो जाए स्ट्रेट, और ये अगर ऊपर जा रही है तो इसे ऐसे कर दो भाई, तो क्या हो जाएगी स्ट्रेट, और फिर क्या मान लो उसको रेफरेंस। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो यही कोरिलेशन डायग्राम हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाएगा टनाबे सुगानो डायग्राम। आसान है मुश्किल भाई, दो काम करने होते क्या, वाई को और एक्स को बी से भाग, और फिर भाई ग्राउंड स्टेट टर्म को क्या बना लो, क्या कर दो हॉरिजॉन्टल। समझे बात हो, इसे क्या मान लो भाई रेफरेंस, दैट्स इट। आसान है कि मुश्किल है, तो भाई इस तरीके से बताओ हमारे पास क्या बन जाएगा, बताओ भाई, तो यही क्या होता है टनाबे सुगानो डायग्राम। आपको मालूम पड़ गया ये, तुम क्या बोलेंगे, टनाबे सुगानो डायग्राम्स आर नथिंग बट मॉडिफाइड और इंप्रूव्ड वर्जन ऑफ कोरिलेशन डायग्राम्स, इजंट इट। बोलो भाई, टनाबे सुगानो डायग्राम्स आर obtained by correlation diagram by dividing their y-axis as well as x-axis by Rekha parameter and considering ground state as the reference center, reference line, considering the energy of ground state as reference line, isn't it। तो हमारे पास क्या बन जाएगा बताओ भाई टनाबे सुगानो डायग्राम। आसान है कि मुश्किल है, लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत हो भाई, बताओ, तो आप ये बताओ, तो आप मुझे बताओ भाई, आप मुझे बताओ भाई, तो ये जो 3T1G है, तो अगर मैं इसको क्या करूंगा बताओ भाई, मैंने बी भी किसे भाग कर दिया, वाई भी किसे भाग कर दिया बी से, और एक्स भी बी से, और जब ये लाइन क्या होगी भाई स्ट्रेट होगी, तो ये टर्म बताओ क्या हो जाएंगे भाई, ये और क्या हो जाएंगी तिरछी, और 3 वाली, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, तो आपको भाई यहां पर नजर आएगा
बताओ आपको यहाँ पर नजर आएगा ये, बताओ। तो चलो भाई पहले तो हम क्या देखते हैं अब, अरे भैया आप एक बार चेक कर ले, टर्नअप सुगन डायग्राम फॉर D1 टू D9 कॉम्प्लेक्स। बताओ पहले क्या हमारे पास D1 सिस्टम, मैं आपको बताऊं भाई D1 सिस्टम का टर्नअप सुगन डायग्राम होता नहीं, समझे बात, क्यों? यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि यार यहाँ पर एक ही क्या होती है भाई, यहाँ पर सिंगल क्या होती है, टर्म होती है। तो यहाँ पर आप सिंपली भाई बताओ क्या यूज कर सकते हो स्टडी के लिए, बताओ भाई यहाँ पर तो आप सिंपली क्या यूज कर लें, अरे वही बात है, क्या हमारे पास ये 2D टर्म, D1 में क्या होती है हमारे पास 10 माइक्रोस्टेट, ये क्या मेरे पास 2D टर्म, बताओ कैसे टूट गया हमारे पास ये 2T2G एंड 2EG। और भाई यहाँ से यहाँ पर तो क्या हुआ, नीचे कौन सा आएगा एनर्जी में, तो भाई यहाँ पर तो एक ही बैंड आएगा और वही क्या देगा हमको, बताओ भाई डेल्टा ओ की वैल्यू भाई, इजंट इट। भाई सिंपल बात है, यहाँ पर आपको टर्नअप सुगन डायग्राम बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर भाई आप सिंपली क्या यूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पर सिंपली क्या यूज कर सकते हो बताओ। हालांकि चलो आप इसको भी आप किसी बात कर दो वैसे रेखा पैरामीटर से, लेकिन यहाँ पर रेखा पैरामीटर बनेगा नहीं, क्योंकि D1 में तो होता ही क्या है, D1 में तो होता ही क्या है भाई, एक ही तो क्या होती है, एक ही तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ही नहीं भाई, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से तो क्या होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इजंट इट। लेकिन खैर भाई आप D1 के बाद आप देखो तो कौन सा D स्क्वायर सिस्टम, क्या, तो ध्यान से देखो भाई कोरिलेशन डायग्राम की तरफ, तो यहाँ पर क्या है हर चीज तो क्या यहाँ पर भाई 3F, बोलो फिर कौन सी हमारे पास ये कौन सी भाई 3F, फिर कौन सी है 1D 3P 1G 1S, क्या बिल्कुल वैसे ही नहीं क्या, ध्यान से देखो बताओ 3F 1D 3P 1G और 1S। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर बताओ क्या हो रहा है 3T1G, ग्राउंड स्टेट कौन सी रही 3T1G, और इसकी एनर्जी तो क्या वेरी करती है ना भाई, ये घटती है एनर्जी इसकी। लेकिन टर्नअप सुगन डायग्राम में आपने क्या मान लेना इसको, बताओ भाई रेफरेंस लाइन, तो बताओ यहाँ बताओ भाई जो 3T1 है क्या बिल्कुल स्ट्रेट नहीं क्या, अरे भाई मैंने यहाँ पर जी नहीं लिखा ताकि इसको कहाँ यूज कर सकें टेट्राहेड्रल के लिए भी, इजंट इट। तो बताओ भाई यहाँ पर तो क्या होगा हमारे पास ये लाइन बिल्कुल क्या होगी, बताओ हमारे पास ये स्ट्रेट होगी, इजंट इट। अरे भाई 3T1G, अब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या है 3T1G, यहां पर देखो भाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या नहीं है, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन भाई बताओ यहाँ पर क्या नहीं है 3T1G नहीं है, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या है क्रिस्टल फील्ड, इजंट इट। अरे बोलो भाई, और लेकिन भैया बताओ ये हॉरिजॉन्टल ये भाई क्रिस्टल फील्ड क्या लोगे, ये क्या है हमारे पास ये, इसको आप बिल्कुल क्या कर दो भाई स्ट्रेट कर दो, तो पूरा डायग्राम हमको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज नहीं मोड़ना पड़ेगा क्या, तो हमारे पास क्या गया, आ गया। तो नीचे क्या हमारे पास, तो बताओ हमारे पास नीचे क्या है 3T1, फिर ये कौन सा, तो 1D में से कौन सा है ये 1T2 1E, ये कौन सा है 1A1, ये किससे है बताओ भाई 1G से, फिर कौन सी ये 3T2। और भाई आपको पता है क्योंकि इसके डायग्राम में वीक फील्ड में और स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमेशा टर्म कौन सी रहेगी हमारे पास ग्राउंड स्टेट 3T1G रहेगी, तो यहां भी आपको बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक कौन सी टर्म आपको नीचे देखने को मिलेगी 3T1, इजंट इट। क्या हमें ऑक्टाहेड्रल के लिए, लेकिन मैं जी लिखा नहीं यहाँ पर ताकि इसको हम किसके यूज कर सके टेट्राहेड्रल के लिए, वही पता होगा ना आपको। अगर ये क्या हमारे पास D स्क्वायर क्या ऑक्टाहेड्रल के लिए, तो इसको भैया आप D8 टेट्राहेड्रल के लिए तो आप इसको यूज कर सकते हो, नहीं पता आपको पहले पड़ी भाई, तो यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है, आसान है मुश्किल ये आगे ना, ये वेरी गुड। और देखो भाई एक्स तो हमने क्या बना दिया डेल्टा बाई बी, वाई मैंने क्या बना दिया ई वाई बी। अब बताओ क्या हमारे पास D3। अच्छा आप मुझे बताएं क्या D1 D2 या D3 इनमें फील्ड बढ़ने पर क्या स्पिन बदल जाती है क्या, नहीं भाई D1 D2 D3 में क्या नहीं होगा, स्पिन बदलेगी नहीं ना भाई, क्यों अगर D3 वाला क्या रहेगा हमेशा उसकी क्या रहेगी 4 मल्टीप्लिसिटी, वीक फील्ड में भी और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी, क्योंकि भाई अरे 3 अनपेयर्ड है, तो 3 अनपेयर्ड, तो भाई 3 अनपेयर्ड हमेशा क्या इसके अंदर रहेंगे, चाहे फील्ड वीक हो चाहे फील्ड क्या हो स्ट्रॉन्ग हो भाई। तो यहां पर पूरे रास्ते पे तो क्या रहेगा, तो कोरिलेशन डायग्राम में भी दूर तक हमारे पास क्या रही थी, हमारे पास
कौन सी टर्म भाई? 4f। हमारे पास 4f टर्म क्या रही थी? ग्राउंड स्टेट टर्म। तो यहां बताओ क्या रहेगा हमारे पास? बोलो भाई, सॉरी 4f में सेकेंड क्या था हमारे पास? बताओ 4f का कौन सा? 4a2g कंपोनेंट। अरे भाई इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी? 4f होगी ना, इजंट इट? और इसके कोरिलेशन डायग्राम में क्योंकि फील्ड बढ़ने पर इसमें से कंपोनेंट कौन सा निकलेगा? 4a2g। तो पूरे रास्ते क्या रहेगा? तो सभी फील्ड पे क्या रहेगा? 4a2g क्या रहेगा? ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, इजंट इट? तो यहां पर आप देखो भाई, यह बताओ क्या है? तो 4f से ये बताओ क्या निकल गया हमारे पास? अरे 4f से हमारे पास क्या आ गया बताइए? 4a2। और ये बताओ क्या 4f से? बताओ 4f से क्या बताओ निकल रहा है? 4f से 4a2। ये क्या बताओ? 4t2। ये बताओ क्या भाई? 4t1g, इजंट इट? और अरे भैया, और ये तो क्या था हमारे पास? 4p। और ये बताओ क्या हमारे पास? अरे भाई ये 4f, ये बताओ भाई क्या है? ये 4p में से बताओ क्या निकल रहा है हमारे पास? ये क्या? 4t1। नजर है आपको? अरे ऑर्गन डायग्राम में थे ये भाई, ऑर्गन डायग्राम में भी तो थे। 4a2g नीचे था, नहीं है ना आपको समझ में? पक्का पहले पड़ी आपको ये अंजलि बेटा? ओके। अब आप मुझे बताओ भाई, लेकिन अगर हमारे पास क्या हो? D4 सिस्टम। हमारे पास क्या हो भाई? D4 सिस्टम। तो आप मुझे ये बताओ, जैसे यहां पर ये आप एक बार D4 का देखो, आप ये बताओ क्या हमारे पास D4 का कोरिलेशन डायग्राम नहीं है क्या? D4 का? अरे भैया कौन सी बताओ? D4 में कौन सी है? फ्री एन में कौन सी? 5D टर्म। ये कौन सी है? 3H टर्म। तो 5D का ग्राउंड स्टेट बताओ टर्म सिंबल कौन सा हमारे पास वीक फील्ड में? 5EG। ऊपर कौन सा है? 5T2G। लेकिन उसके बाद तो भाई जब फील्ड बढ़ता है तो 5EG की एनर्जी होती बढ़ती ना, लेकिन इस पॉइंट तक बताओ 5EG क्या रहेगा? ग्राउंड स्टेट। अरे भाई यहां से लेके यहां तक जो फील्ड है, फील्ड बढ़ा तो 5EG की एनर्जी बढ़ गई ना, लेकिन भाई इस फील्ड तक तो फिर भी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा रहेगा? 5EG रहेगा ना। अरे बोलो भाई, इसका मतलब मुझे ये लाइन हॉरिजॉन्टल करने के लिए इस कोरिलेशन डायग्राम के इस पार्ट को किस साइड मोड़ना पड़ेगा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? भाई क्लॉकवाइज। पता होगा ना आपको भाई? भाई क्योंकि देखो ये एनर्जी बढ़ रही है तो आपने ये एंड नीचे लेके आना है, तो आप क्या करो? इसको हल्का क्या करो भाई? क्लॉकवाइज मूव कर दो। तो ये अपने आप कहां जाएगा भाई? अरे भाई इसको पकड़ के नीचे खींच लो। नहीं होता आपको पहले बड़ी, लेकिन ये आधे के लिए सिर्फ ये क्या? ये आधे के लिए भाई, इजंट इट? यानी आधा, यानी इस पॉइंट से पहले का कोरिलेशन डायग्राम तो आपने कैसे मोड़ना है? कोरिलेशन डायग्राम में ये पोर्शन अरे भाई वर्टिकल स्केल किससे भाग कर दो? B से। हॉरिजॉन्टल स्केल किससे भाग कर दो? B से। और उसके बाद यहां तक कौन सी टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म रहती है? 5EG। लेकिन क्योंकि 5EG की एनर्जी बढ़ रही है तो भाई आपने ये पॉइंट कहां लेके आना पड़ेगा? नीचे, इजंट इट? तो इस कोरिलेशन डायग्राम के इतने हिस्से को इससे, इस लाइन से लेफ्ट, अरे भाई ये वाला पोर्शन, इसको कैसे घुमा दो? तो भाई क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमने पर ये लाइन क्या हो जाएगी? घूम के कहां जाएगी? नीचे जाएगी ना। और यहां बताओ भाई फिर इसके बाद वाला जो पोर्शन है, इसके बाद ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी बन जाती है? बताओ भाई 3T1G। कौन सी भाई? अरे भाई उसके बाद ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी बन जाती है हमारे पास? 3T1G बन जाती है। तो इसको अब स्ट्रेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बताओ भाई, इसको स्ट्रेट करने के लिए मुझे इसका ये पोर्शन क्या करना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी? ताकि ये भी क्या हो जाए? हॉरिजॉन्टल। अरे भाई इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए आपने क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा इसको, और इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए आपने इसको भाई एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर आपने कोरिलेशन डायग्राम का आधा पोर्शन तो आपने भाई ऐसे मोड़ दिया, आधा पोर्शन आपने ऐसे ऐसे मोड़ दिया भाई, नहीं समझे बात? तो बाकी टर्म्स थी क्या उनके अंदर आपको एक शार्प चेंज आपको देखने को नहीं मिला है क्या उनकी वेरिएशन में? इसीलिए बताओ क्या हो भाई? इसीलिए आप देखो, इसीलिए आप ध्यान से देखोगे भाई तो बताओ इस पॉइंट से पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होनी चाहिए? 5EG की। लेकिन इस पॉइंट के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या होना चाहिए? अरे भाई हॉरिजॉन्टल होने के बाद इस पॉइंट से पहले तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? बताओ इस फील्ड से पहले
हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कौन सी बनेगी 5EG, लेकिन इस पॉइंट के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी बनेगी 3T1G। तो आप देखो भाई, ध्यान से देखो, बताओ नजर है आपको, बताओ यहाँ अरे भाई इस पॉइंट तक तो पहले तो कौन सी हमारे पास देखो 5EG, और फिर तो कौन सी है 3T1G, नहीं बनेगा भाई बिल्कुल वैसे ही भाई। लेकिन आपने भाई आधा डायग्राम आपने कैसे मोड़ दिया क्लॉकवाइज, तो ये थोड़ा नीचे आ गया था भाई, और आधा आपने क्या कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, नजर है आपको। तो एक बहुत आपको अरे भाई शार्प आपको भाई पॉइंट आपको लाइन पॉइंट आपको देखने को नहीं मिल रहा क्या इंटरसेक्शन वाला, नहीं समझे बात। तो जहां भी क्या होगा हाई स्पिन टू क्या बनेगा लो स्पिन, वहां पर आपको भाई कोरिलेशन डायग्राम में क्या देखने को मिलेगा आपको, बताओ सॉरी यहां पर आपको भाई टर्न ऑफ बेस डायग्राम आपको क्या देखने को मिलेगा, एक वर्टिकल बाइसेक्टर, सॉरी एक वर्टिकल भाई, अरे भाई एक वर्टिकली लाइन आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है, इस लाइन के इस साइड तो क्या कॉम्प्लेक्स वीक फील्ड, और इस साइड क्या बताओ भाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्योंकि इस साइड ग्राउंड स्टेटम कौन सी है 5EG, और इस साइड ग्राउंड स्टेटम कौन सी है 3T। ये बात आपको पहले पड़ी क्या, तो जिसमें क्या हो, जिसमें हाई स्पिन और लो स्पिन बनते हो ना, समझे बात, उसमें क्या करना है आपने भाई आधा कोरिलेशन डायग्राम आपने क्या करना है क्लॉकवाइज और आधा एंटी क्लॉकवाइज मोड़ना, ताकि भाई नहीं बेटा आपको शीतल, ताकि हमारे पास लाइन क्या आ जाए हमारे पास पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल आ जाए, ठीक है ना, इजंट इट। तो देखो ध्यान से देखो, ऐसा आपको यहां देखने को नहीं मिला भाई ऐसे कोई वर्टिकल लाइन, है ना, क्योंकि यहां पर भाई वीक फील्ड में स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमेशा कौन सी रही थी ग्राउंड स्टेटम सिंबल फॉर, भाई यहां पर हर जगह क्या रहा था हमारे पास 4A2G नहीं रहा था क्या, लेकिन यहां पर अब बताओ क्या D5 में ऐसा ही होगा क्या D5 में, अरे बताओ भाई क्या D5 में ऐसा ही होएगा कि नहीं होएगा, बताओ ध्यान से देखो D5 कहाँ D5, ये रहा D5 भाई, बताओ तो बताओ भाई इस पॉइंट से पहले तक बताओ क्या हो हमारे पास, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बताओ पहले बताओ हमारे पास ग्राउंड स्टेटम बताओ हमारे पास कौन सी हो, तो भाई 6-7G, तो फिर कौन सी हो हमारे पास 2A2G नहीं 2T2G भाई। तब देखो भाई क्या D4 में, वो तो यहां तक हमारे पास क्या है, अरे D4 में कहां से आ गया, D3 में ठीक था भाई, नहीं सॉरी D3 में नहीं, कौन सा था ये, अरे भाई हम D5, अब बताओ D5 में बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई बताओ D5 में क्या हो हमारे पास, नहीं हम यहाँ पर कोरिलेशन डायग्राम किसका पढ़ रहे हैं D5 का ना हमारे पास, तो बताओ D5 में बताओ क्या हो हमारे पास 6-7G, और फिर बताओ कौन सी हो हमारे पास 2T2G। तो बताओ भाई, बताओ यहां से आता बताओ कौन सी हमारे पास 6A1G, क्योंकि आपने ग्राउंड स्टेट को अपने क्या मानना है हॉरिजॉन्टल करना आपने, और इसके बाद बताओ हमारे पास क्या बन गई 2T2G, इजंट इट। तो बताओ भाई, तो ये जो वर्टिकल बाइसेक्टर है ये आपको तो कहां देखने को मिलेगा, बाइसेक्टर तो नहीं है लेकिन ये वर्टिकल काटता है इनको, एक तो कहां D4 में, एक D5 जहां भी क्या होता है हाई स्पिन लो स्पिन D5 में, और कहां बताओ ये D6 में, और बताओ कहां पर ये D7। इसका मतलब क्या होता है, इस साइड कॉम्प्लेक्स क्या है वीक फील्ड, इस साइड कॉम्प्लेक्स क्या हमारे पास हुई स्ट्रॉन्ग फील्ड, इजंट इट। तो अगर भाई टर्न ऑफ बेस सुगानो डायग्राम इस्तेमाल करते हुए अगर ये वाला पोर्शन इस्तेमाल करना पड़े तो क्या कंफर्म हो जाएगा, तो याद रखो भाई टर्न ऑफ बेस सुगानो डायग्राम से आप ये भी कंफर्म कर सकते हो वेदर द कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन, और जब आप इनको अप्लाई करोगे बाकायदा, तो अगर मान लिया भाई D4 D5 D6 D7 में अगर टर्न ऑफ बेस सुगानो डायग्राम का लेफ्ट पार्ट इस्तेमाल होता है तो पक्का क्या कॉम्प्लेक्स आपका हाई स्पिन, और भाई अगर राइट पार्ट इस्तेमाल होता है स्पेक्ट्रा रैशनलाइज करने में तो कॉम्प्लेक्स आपका क्या है लो स्पिन, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब D8 में फिर से बताओ क्या नहीं होता, D8 में फिर से क्या नहीं होता भाई, अरे भाई D8 में कभी भी क्या नहीं बन सकता, D8 में भाई लो स्पिन नहीं बन सकता ना, कि बन सकता बताओ, D8 हमेशा क्या रहेगा भाई, उसमें स्पिन क्या रहेगी वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग सेम रहेगी ना, क्या रहेगी स्पिन हमेशा D8 में, हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी क्या रहेगी यहां पर, दोनों पे अंक पे कितने होते हैं 2 होते हैं भाई, तो 3 यहां पर क्या रहेगी मल्टीप्लिसिटी, तो बताओ बताओ भाई ध्यान से देखो भाई 3A2 तो हमेशा क्या रही है यहां पर, 3A2 हमेशा बताओ यहां पर क्या रही है D8 में ग्राउंड स्टेट टर्म, इजंट इट।
नहीं आना आपको ये? और बताओ भाई, अब बताओ भाई D9 में क्या होगा? अरे भाई D9 में आपको पता है भाई, क्योंकि यहाँ पर आपको, अरे यहाँ पर एक टर्म होती है 2D, एक इसमें टूटी हमारे पास 2E में, 2EG में और 2T2G में, तो भाई एक बैंड आएगा और वही क्या देगा हमको? डेल्टा। तो बात आपको पहले पड़ गई भाई कि टनाबे सुगानो डायग्राम कैसे बनते हैं, बताओ। तो भाई कैसे बनते हैं टनाबे सुगानो डायग्राम, बताओ क्या करना होता है, बताओ। फ्री एंटम्स हैं, वीक फील्ड में कैसे टूटती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे टूटती है, क्या होता है हमारे पास? वो कोरिलेशन डायग्राम। कोरिलेशन डायग्राम में वाई एक्सिस को किससे भाग कर दो? रेखा पैरामीटर से। एक्स एक्सिस को भाई रेखा पैरामीटर से। उसके बाद क्या करो भाई, जो भी क्या हो ग्राउंड स्टेट टर्म, उसे क्या कर दो भाई? हॉरिजॉन्टल बना दो उसको भाई, सिंपल बात। और उसे क्या मान लो फिर भाई? रेफरेंस लाइन, जीरो मान लो उसको आप जीरो मान चलो, जीरो हाइट उसकी। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? तो आपके पास वही कोरिलेशन डायग्राम आपके पास क्या बन गया? टनाबे सुगानो डायग्राम। अब आपने भाई इस डायग्राम्स को बाकायदा, अब आपने इन डायग्राम्स को बाकायदा भाई अप्लाई करना है, सॉल्व करना है इनसे कुछ। ओके, बताओ भाई, पहले तो हम क्या पढ़ते हैं, अब क्या हुआ हमारे पास? कैलकुलेशन ऑफ डी क्यू, रेखा पैरामीटर एंड नेफ्लोजोटिक पैरामीटर्स फ्रॉम टनाबे सुगानो डायग्राम। फ्रॉम, अब आपने भाई टीएस डायग्राम से अपने क्या निकालनी है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, रेखा पैरामीटर एंड नेफ्लोजोटिक रेशियो। तो भाई सबसे पहले बताओ हम भाई किसको टैकल करते हैं, बताओ भाई। मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, देखो आपको पता है वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में आप डेल्टा ऑलमोस्ट सभी के लिए निकाल पाते थे ना ऑर्गन डायग्राम से, लेकिन टनाबे सुगानो डायग्राम से आपके पास रिजल्ट्स क्या आते हैं? मोर एक्यूरेट। तो बेटर ये है, जैसे डी स्क्वेयर था, डी स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सेस में वीक फील्ड में, डी स्क्वेयर वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में क्या आप रेखा पैरामीटर भी और डेल्टा भी और नेफ्लोजोटिक रेशियो भी निकाल पाते थे किससे भाई? ऑर्गन डायग्राम से। लेकिन टनाबे सुगानो डायग्राम से आंसर्स और भी क्या आते हैं? मोर एक्यूरेट। तो बेटर क्या भाई? तो टनाबे सुगानो डायग्राम क्या थे भाई? पहली बात बताओ, जो ऑर्गन डायग्राम थे उन्होंने सिर्फ कौन से? D3, D8, D2 और D7, इनके लिए क्या बताया था हमको? डेल्टा भी, रेखा पैरामीटर भी और नेफ्लोजोटिक रेशियो भी, isn't it? D1, D9, D4 एंड D6, इनके लिए वही सिर्फ क्या बताया था? डेल्टा, ना रेखा पैरामीटर ना ही नेफ्लोजोटिक रेशियो। और D5 के लिए कुछ भी नहीं बताया, ना रेखा पैरामीटर, नहीं बता आपको पहले पड़ी। और ये भी बताओ, तो इनके लिए क्या था हमारे पास? सिर्फ डेल्टा। इनके लिए क्या था? डेल्टा, रेखा पैरामीटर और वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड तो सारे क्या है? एक्सक्लूडेड। अब टनाबे सुगानो डायग्राम का भाई एडवांटेज क्या बताओ? पहली बात तो भाई ये इनके लिए भी क्या बताएगा? तीनों चीजें, रेखा पैरामीटर भी, नेफ्लोजोटिक रेशियो भी और क्रिस्टल फील्ड भी। और अरे भाई रेखा पैरामीटर भी, नेफ्लोजोटिक रेशियो, क्रिस्टल फील्ड भी, इनके लिए भी और इसके लिए भी। यानी जो सिस्टम हम वहां सॉल्व नहीं कर पाते यहाँ पर हम सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर आप D5 का भी क्या निकाल सकते हो? डेल्टा, रेखा पैरामीटर और नेफ्लोजोटिक रेशियो। D9 का, D4 का भी, D6 का भी, D3 का भी, D8 का भी और मोर एक्यूरेटली। समझो? दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस पे भी क्या होता है? लागू होता है। Isn't it? इसका बेनिफिट ये आसान है कि मुश्किल भाई है कि नहीं आपको? ठीक है, ठीक भाई, ओके। तो भाई अब बताओ क्या करते हैं। मैं आपको भाई ये D1 और, चलो भाई पहले बताओ भाई, अरे D1 कॉम्प्लेक्स भाई मैं आपको बताऊँ, D1 कॉम्प्लेक्स के लिए तो भाई आपको पता है यहाँ पर भाई टनाबे सुगानो डायग्राम इसका होता नहीं। D1 कॉम्प्लेक्सेस का टनाबे सुगानो डायग्राम होता नहीं, तो क्या करते हैं? जो कोरिलेशन डायग्राम होता है ना, उसी को यूजुअली ऐड कर देते हैं। यहाँ पर रेखा पैरामीटर से भाग करने की जरूरत नहीं होती। वैसे भी आपको पता है D1 में भाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता ही नहीं, ठीक है? तो क्या होगा हमारे पास? बोलो भाई। तो यहाँ बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ऑफ बीटा हम क्या बोलेंगे? नो नीड टू कैलकुलेट रेखा पैरामीटर, क्यों? एक ही क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो D1 कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल हो कोई? एग्जाम्पल कौन सा होगा हमारे पास? टाइटेनियम का एक्सैक्ट कॉम्प्लेक्स 3 पॉजिटिव हो गया ना D1 भाई। तो D1 में कितने माइक्रोस्टेट होती हैं? 10। कहाँ चली गई वो? 2D में। अब तो 2D कहाँ टूट गया? बताओ 2T, 2G, 2EG। तो वीक फील्ड में, स्ट्रॉन्ग फील्ड में।
तो भाई गैप कितना होगा 10d3, तो एक ही बैंड आएगा कहाँ से कहाँ पर 2t2g से 2eg, एक बैंड आएगा ना, और वही क्या देगा हमको डेल्टा ओ, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो वही क्या देगा हमको भाई, मान लिया तो इसमें बैंड कहाँ पर आता है 20,300 पे, तो 20,300 क्या हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, रैक का पैरामीटर निकालना नहीं, नेफेलोजोटिक रेशियो आएगा नहीं फिर, इजंट इट? अब बताओ फिर क्या हमारे पास D9 में सिंपल होता है, सेम होता है बिल्कुल, बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपली भाई, पैटर्न क्या हो जाएगा उल्टा, 2eg ऊपर कौन हो जाएगा 2t2g, एक ही बैंड है और वही हमें बताओ क्या प्रोवाइड करेगा, बोलो भाई डेल्टा ओ। अब हालांकि यहाँ पर रैक का पैरामीटर होता है भाई, लेकिन यहाँ पर आपने इसके लिए और भी क्या होता है सोफिस्टिकेटेड मेथड होता है, इसको आपने यहाँ से कैलकुलेट नहीं करना है, समझ गए बात भाई? तो आपने यहाँ पर क्या निकालना है, ना रैक का पैरामीटर ना ही बीटा, यानी आपने रैक का पैरामीटर और बीटा नहीं निकालना है, किसके लिए, ना D1 के ना ही D9 के लिए, D1 के लिए होता है, D1 के लिए तो होता ही नहीं, D1 के लिए तो रैक का पैरामीटर या नेफेलोजोटिक रेशियो होता ही नहीं, तो निकालना ही नहीं भाई, D9 का हमें यहाँ पर निकालना नहीं, क्योंकि भाई उसके लिए और भी ज़्यादा क्या होती हैं एडवांस्ड टेक्निक्स, ठीक है बात? तो वो हमारे पास भाई, तो टर्नअप सुगन डायग्राम का सही टेस्ट कहाँ से शुरू होता है बताओ भाई, डी स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सेस से। तो भाई टर्नअप सुगानो डायग्राम का असली टेस्ट कहाँ से शुरू होता है बताओ भाई, डी स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सेस से, ठीक है बात? अब बताओ डी स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सेस से, क्या डी स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सेस के लिए आपको रैक का पैरामीटर, डेल्टा और नेफेलोजोटिक रेशियो निकालना आता था ना किससे, ऑर्गल डायग्राम से आता ना भाई? अरे भाई क्या आपको नहीं पता क्या आपको? लेकिन अब आपने भाई डी स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सेस के लिए अपने क्या निकालना है, ये तीनों चीजें, डेल्टा भी आपने कैलकुलेट करना है, साथ में रैक का पैरामीटर भी, और भाई नेफेलोजोटिक रेशियो भी डी स्क्वेयर कॉम्प्लेक्सेस के लिए, चाहे वीक फील्ड चाहे क्या हमारे पास भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड, कैसे कॉम्प्लेक्स हो भाई, इजंट इट? याद रखो ऑर्गल डायग्राम सिर्फ कहाँ लागू थे, वीक फील्ड पे, यहाँ पर आप डी स्क्वेयर का चाहे वीक फील्ड हो चाहे क्या हमारे पास भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड, सभी के लिए आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा बी या बीटा, ओके? कैसे भाई? तो इसको फॉलो करने के लिए भाई आपने तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप रिकॉल करो किसका भाई, सबसे पहले आप रिकॉल करो भाई डी स्क्वेयर का, बताओ भाई डी स्क्वेयर का ऑक्टाहेड्रल में क्या निकालो भाई, क्या याद करो, टर्नअप सुगानो डायग्राम, इजंट इट? सबसे नीचे कौन सी टर्म होती है हमारे पास 3f, फिर कौन सी है 1d, भाई ये तो क्या है डी स्क्वेयर की फ्री एंड टर्म्स, ये तो क्या है डी स्क्वेयर की फ्री एंड टर्म्स, 3f 1d 3p 1g 1s, इजंट इट? उसके बाद 3f टर्म किसमें टूट गई हमारे पास, 3t1g 3t2g और 3f कहाँ टूट गई भाई 3a2g में, इजंट इट? और फिर भाई ये बताओ कौन से हमारे पास, अरे भाई ये 1d टूट गई 1e में और 1t2 में, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, और ये भाई, और ये बताओ हमारे पास वो कहाँ पर है 3p, अरे भाई यहाँ क्या हमारे पास ये अरे भाई ये क्या है हमारे पास 3p टर्म है, इजंट इट? तो 3p टर्म बताओ कहाँ जा रखी है हमारे पास 3t1g। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा भाई कि आप एक काम करें, आप इसको पार्शियली ड्रॉ कर लें, आपको पूरे का पूरा टर्नअप सुगानो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप इसको पार्शियली ड्रॉ कर लें, ठीक है? तो यहां बताओ क्या हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या हमारे पास डेल्टा बाई बी, डेल्टा ओ बाई बी, और वर्टिकली हमारे पास बताओ क्या है ई बाई बी, इजंट इट? तो ये बताओ भाई, और यहां बताओ कौन सी टर्म बैठी हमारे पास 3f, और यहां बताओ कौन सी बैठी हमारे पास 1d, यहां कौन सी बैठी है 3p, यहां कौन सी बैठी है 1g, और यहां कौन सी बैठी है 1s। तो भाई ये सारी टर्म क्या होगी टर्नअप सुगानो डायग्राम में, मौलिक के इन टर्म्स में टूटेंगी ना, लेकिन मैं सिर्फ इसका स्प्लिटिंग शो कर देता हूं, किसका 3f का। तो 3f बताओ किसमें टूट गया हमारे पास 3t1g, भाई 3f टर्म हमारे पास किस में टूट जाएगी 3, तो ये हमारे पास क्या भाई 3t1g है कि नहीं है ना? अब सिर्फ इसके कंपोनेंट देख लो भाई, तो इसका एक कंपोनेंट तो यहां गया, एक कंपोनेंट हमारे पास यहां गया, इजंट इट? अब इसका नाम क्या हमारे पास, ध्यान से देखो भाई, देखो मैं सिर्फ ये गौर कर लिया, ये कौन सा है 3t2g, कौन सा हमारे पास 3a2g, 3t2g 3t2g, और ये क्या है 3
A2G और भी हैं, लेकिन मैंने बाकी टर्म्स मैंने सिर्फ 3F टर्म के क्या दिखाए कंपोनेंट, बाकी मैंने यहाँ पर शो नहीं किए। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अगर आपको सुन भाई और भी सारे के सारे भाई, लेकिन हमको पता है भाई इसके जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, 2 मल्टीप्लिसिटी के। तो सारी ट्रांजिशन शुरू कहां से होनी है, इस लाइन से, बोलो भाई। तो सारी क्या होंगे, स्पिन फोरबिडन, तो उनकी इंटेंसिटी क्या होगी भाई, कम होगी। और जहां तक संभव हो हम टनाबे-सुगानो डायग्राम में क्या करते हैं, मोर इंटेंस ट्रांजिशंस इस्तेमाल करते हैं भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, देखो अरे भाई ये 3F टर्म किसमें टूट गई, 3T1G में टूट गई ना। और बताओ किसमें टूट गई, 3T2G में और 3A2G में। अब भैया भाई 1D भी टूटी हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, ओस्पोस हो जाएगा बिल्कुल, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल ये ओस्पोस हो जाएगा बिल्कुल ये। नहीं समझे बात। अच्छा एक बात हो भाई, टनाबे-सुगानो डायग्राम कभी ड्रॉ नहीं करवाते किसी से। मुझे पता है आपके सेमेस्टर में कई बार भाई टनाबे-सुगानो डायग्राम ड्रॉ करने पूछ लेते हैं ना, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। टनाबे-सुगानो डायग्राम ड्रॉ करने नहीं पूछने होते कभी भी। ऑर्गन डायग्राम ड्रॉ करने पूछ सकता है आपसे, वो बात रीजनेबल है। टनाबे-सुगानो डायग्राम क्यों क्या करते हैं भाई, ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव मैनर में इस्तेमाल होते हैं भाई। तो आप कितना ही ट्राई कर लें, आप एग्जैक्टली लाइन वहां ड्रॉ नहीं कर सकते जहां पर है। अभी मैंने ये ड्रॉ तो किया है, लेकिन ये एग्जैक्ट टनाबे-सुगानो डायग्राम नहीं है। अगर मेरे पास किसी कंपाउंड का स्पेक्ट्रा हो, अगर मेरे पास किसी कंपाउंड का क्या भाई स्पेक्ट्रा है, तो मैं इस डायग्राम को यूज नहीं कर सकता। यूज करना पड़ेगा मुझे भाई जो एग्जैक्ट क्या होता है डायग्राम। ये तो मैंने सिर्फ क्यों ड्रॉ किया बता, कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके। बात आपको पहले पड़ गई। तो ये 1D टर्म भी टूटी हुई है, यहां पर इसके भी क्या है, मोलिकेन कंपोनेंट। ये 3P भी टूटी हुई है, इसके भी क्या है हमारे पास, मोलिकेन कंपोनेंट। इस 1G की भी क्या है यहाँ पर, मोलिकेन कंपोनेंट। इस 1S की भी क्या है, मोलिकेन। लेकिन मैंने शो क्यों नहीं की आपको, इनमें से एक तो शो कर लेते, कौन से भाई, 3P। अरे बोलो भाई, आप चाहो तो यहाँ पर और क्या शो कर सकते हो, 3P का मोलिकेन कंपोनेंट कौन सा, 3T1G। नहीं बात आपको पहले पड़ी हुई, लेकिन आप उसको अवॉइड करो फिलहाल। ओके, पहले तो मैंने 1D के कंपोनेंट यहाँ पर क्यों शो नहीं किए, क्योंकि सारी ट्रांजिशन आनी कहाँ से हैं, 3T1G से। तो 1D के मोलिकेन कंपोनेंट्स की मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, 1 होगी। तो इनसे उन कंपोनेंट्स में ट्रांजिशन क्या होगी, स्पिन फोरबिडन। तो वैसे तो कह रहे हैं ना हमारे पास तो इंटरेस्ट होती का नहीं भाई, नहीं समझे बात। और हम अपनी कैलकुलेशन में क्या करते हैं, हम वीक ट्रांजिशन नहीं, हम क्या यूज करते हैं भाई, यूजुअली स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस। अगर स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस क्या हो, अगर स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस अवेलेबल ना हो तब बताओ क्या करना होता आपको भाई। अगर भाई स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस अवेलेबल ना है तब आपने तो क्या करना भाई, बताओ, तब आपने वीक ट्रांजिशंस आपने इस्तेमाल करनी है। ओके, आगे आपको ये ठीक है। तो आपको भाई तो टनाबे-सुगानो डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आने चाहिए। मान लिया मैं कोई भाई एग्जांपल बोलता हूं, मैं कहूं भाई कोई आप D² को कॉम्प्लेक्स लो, आप कोई D² कॉम्प्लेक्स आपकी नजर में है भाई, वेनेडियम का हेक्साक्वो कॉम्प्लेक्स, वेनेडियम का हेक्साक्वो कॉम्प्लेक्स 3 पॉजिटिव है ना भाई। तो एक्चुअल में क्वेश्चन में तो कैसे आना चाहिए कि एक साइड तो बताओ क्या प्रोवाइड किया होगा आपको, स्पेक्ट्रा। अगर ऐसा क्वेश्चन है ना पेपर में आपके तो अच्छी बात है कि एक साइड क्या दे रखा हो भाई, क्वेश्चन पेपर में क्या दे रखा हो भाई कि ये क्या है D² का टनाबे-सुगानो, और ये क्या है D² का, अरे भैया तो क्या है D² का टनाबे-सुगानो डायग्राम, और ये क्या है वेनेडियम हेक्साक्वो कॉम्प्लेक्स का ट्राइवेलेंट का, बोलो भाई स्पेक्ट्रा, ओरिजिनल स्पेक्ट्रा, इजंट इट। और बोले भाई कि यहां बताओ क्या रखे हमारे पास भाई, यहां हमारे पास बैंड आ रखे हैं 2, ये क्या रखे बताओ ये, अरे बोलो 2 बैंड आ रखे हैं, ये बैंड कितने पे और ये बैंड कितने पे, बताओ आपको पहले पड़ गई। तो क्या बताया बताओ भाई, आप इसको अप्लाई करो, बताओ भाई। तो आप ये देखो वेनेडियम H2O6 में 2 बैंड आते हैं, बताओ भाई, बताओ कहां पर आते हैं, 17,500 और 26,000 पे। ये कहता भाई ये बैंड कितने पे है, 17,500 पे, और ये कितने पे है, 26,000 पे। और भी बैंड है लेकिन वो क्या है इंटेंसिटी में कम है।
तो एग्जामिनर ने एक साइड क्या बता दिया, इस कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा, एक साइड क्या बता दिया, डी स्क्वायर आयन का टर्नाबे सुगानो डायग्राम। और अब आपसे पूछ लिया कि इस कॉम्प्लेक्स की डेल्टा निकालो, क्या भाई, इस कॉम्प्लेक्स की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालो भाई, और आपको डेल्टा मालूम होगी तो आप CFS से भी निकाल सकते हो भाई। डेल्टा निकालो, रैक का पैरामीटर निकालो और नेफ्लेजोटिक रेशियो निकालो, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से कि एग्जामिनर ने क्या प्रोवाइड कर रखा है, TS डायग्राम और भाई इस कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा। मैं आपको बताऊं भाई, ये वही कई यूनिवर्सिटीज में प्रैक्टिस होता है बाकायदा, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, अरे स्ट्रक्चर आप निकालते हो किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वहां पर स्पेक्ट्रम नहीं होता क्या भाई, क्या NMR स्पेक्ट्रा गिवन नहीं होता क्या, और उससे फिर भाई प्रैक्टिस में क्या पूछते हैं आपसे कि भाई क्या कैलकुलेट करो इसका, अरे बोलो भाई इसका पूरा, अरे भाई NMR स्पेक्ट्रा दिया होता ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेपर में। प्रैक्टिकल में क्या होता है, MSc फाइनल के अंदर एक ऑर्गेनिक का स्पेक्ट्रा दिया होता है और आपसे पूछते हैं कि इस ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा का, इस NMR स्पेक्ट्रा को इस्तेमाल करते हुए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर आप मालूम करो, होता ना ऐसा भाई। तो सिमिलरली भाई ऐसा भी प्रैक्टिस होता कई यूनिवर्सिटीज में कि एक साइड क्या दिया होता, बताओ भाई, मतलब भाई एक बल्कि भाई ये होता है कि एक एक सॉल्ट प्रोवाइड कर देंगे बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक सॉल्ट प्रोवाइड कर देंगे और ये कहेंगे इस कंपाउंड का पहले क्या रिकॉर्ड करो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो बच्चे वही सॉल्ट को पहले कहाँ डिसॉल्व कर लेते हैं, पानी में, उससे क्या बनता है, उसका कॉम्प्लेक्स बन गया कॉम्प्लेक्स भाई। फिर उस कॉम्प्लेक्स का क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो आपके पास यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें डाल के और उसमें क्या रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ गया हमारे पास भाई। फिर उससे क्या नोट कर लेते हैं, पीक्स, बोलो भाई। और फिर ये बोलते हैं कि भाई क्या बोलते हैं, ये है टर्नाबे-सुगानो डायग्राम, इसको यूज करते हुए और स्पेक्ट्रा यूज करते हुए इस कॉम्प्लेक्स की सारी इंफॉर्मेशन निकालो। इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसमें रैक का पैरामीटर, इसमें नेफ्लेजोटिक रेशियो, पता आपको पहले पड़ गई भाई। तो कैसे प्रोसीड करना होता है बताओ भाई। तो मेरे पास स्पेक्ट्रा और मेरे पास टर्नाबे-सुगानो डायग्राम है डी स्क्वायर का ही, क्योंकि आयन भी क्या, सॉरी कॉम्प्लेक्स भी क्या है, डी स्क्वायर आयन का। तो पहला कितने पे होता है, 26,000 पे, और दूसरा कितने पे, 26,000 पे, सॉरी 17,500 पे। तो न्यू2 कितने पे, न्यू2 26,000 पे भाई, इजंट इट। और न्यू1 कितने पे है, 17,500 पे। तो इस नंबर को आप इस नंबर से भाग कर सकते हो क्या, इजंट इट। तो मैं ये कहूं न्यू2 बाई न्यू1 किसके बराबर होना चाहिए बताओ भाई। न्यू1 और न्यू2 एक तरह से एनर्जी गैप तो होता होगा। अब न्यू1 बताओ कौन सी ट्रांजिशन होती है, हमको पता है भाई कि इस कॉम्प्लेक्स में न्यू1 को क्या होगा हमारे पास, 3T1G से 3T2G, इजंट इट। हमको, अरे भाई हमको पता है न्यू1 क्या है, 3T1G से 3T2G क्या न्यू1 है, और बताओ भाई, और न्यू2 क्या हमारे पास, 3T1G से 3A2G, इजंट इट। अरे बोलो भाई 3T1G से 3A2G, ये हमारा क्या न्यू2। तो भाई इनके बीच में कुछ एनर्जी गैप होता होगा, इसको तो मैंने क्या बोल दिया E2, इसमें मैंने क्या बोल दिया, सॉरी इसमें क्या बोल दिया, इसमें क्या बोल दिया भाई E2। तो न्यू2 बाई न्यू1 क्या होगा, क्या E2 बाई E1 के भी क्या होना चाहिए भाई बराबर, क्योंकि न्यू2 क्या एक तरह का एक एनर्जी गैप से आया भाई। न्यू2 क्या शो कर रहा है, एक एनर्जी गैप को, किसको, E2 को। और न्यू1 भी क्या शो कर रहा है, एक एनर्जी गैप को, बोलो भाई किसको, E1 को। तो क्या न्यू2 बाई न्यू1 E2 बाई E1 के बराबर होना चाहिए ना, कि न्यू2 क्या है E2 और न्यू1 ही क्या है E1, ओके। अब अगर मैं दोनों साइड किससे भाग कर दूं, रैक का पैरामीटर से, बोलो भाई दो ऊपर नीचे, बोलो भाई, बताओ क्या है मेरे पास, ऊपर क्या है मेरे पास ये। तो अगर E2 बाई E1 बराबर है न्यू2 बाई न्यू1 के, तो E2 बाई B बाई E1 बाई B भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, न्यू2 बाई न्यू1 के, इजंट इट। तो बताओ भाई आपके पास E2 बाई B और न्यू2 बाई न्यू1 आपको पता नहीं कितना होता है, कितना होता है, 26,000 बाई 17,500। अरे बोलो भाई, तो 26,000 बाई 17,500, बोलो भाई, इजंट इट। हमारे पास आ गया 1.49, कितना आ गया हमारे पास, 1.49 तकरीबन, इजंट इट। तुम्हें पता लग गया भाई
तो एक्सपेरिमेंटल बैंड्स का, तो इस बैंड का और इस बैंड का एक्सपेरिमेंटल रेशियो क्या है? तो एक्सपेरिमेंटल एब्जॉर्प्शन बैंड्स का रेशियो क्या है हमारे पास? 1.49। लेकिन आपने देखा भाई कि ये 1.49 रेशियो सिर्फ ν2 बाई ν1 का ही नहीं है। अगर ν2 बाई ν1 का रेशियो 1.49 है इस कॉम्प्लेक्स के लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए ν2 बाई ν1 का रेशियो 1.49 है, तो इस कॉम्प्लेक्स के लिए E2 बाई E1 का रेशियो भी क्या होगा? 1.49। और इस कॉम्प्लेक्स के लिए E2 बाई B और E1 बाई B का रेशियो भी क्या होगा? 1.49। Isn't it? तो आप ये बताओ भाई, अब वर्टिकली यहां पर क्या E बाई B तो है, वर्टिकली यहां पर क्या भाई? E बाई B, वर्टिकली यहां पर क्या भाई? E बाई B। तो आप ये बताओ कि ये जो हाइट है ये किसको शो करेगी? E2 बाई B को। और ये किसको शो करेगी? किसी भी क्रिस्टल फील्ड पे ये तो हाइट क्या कहलाएगी भाई? E बाई B की स्केल है, वर्टिकल स्केल ही क्या? E बाई B। तो दूसरा तो भाई ये वाली E बाई B क्या मैंने क्या बोल दी? E2 बाई B। और ये E बाई B ने क्या बोल दी? E1 बाई B। नहीं, मैं तो आपको पहले पढ़ी। तो क्या E2 बाई क्या होगा? E1 बाई B। Isn't it? अब कोई स्केल है आपके पास? ये नहीं, ये दियो, ये दो, रजिस्टर दो, रजिस्टर। अरे ऐसे बंद कर दो इसको बस, थैंक यू। तो आप ये बताओ भाई कि तो आपने करना क्या होता है? तो फिर आप एक स्केल लेते हो, एक एक्चुअल स्केल नहीं है ये, एक एक्चुअल भाई स्केल नहीं है, स्केल है वैसे इसमें नजर नहीं आएगा, तो ये ठीक है भाई। ओके, तो क्या करते बताओ भाई? अब स्केल पे यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं ना, किन लिखे होते हैं भाई? क्या स्केल पे यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं ना? तो आपने क्या करना होता है, ये स्केल ऐसे ही, इस स्केल को यहाँ रखो, क्योंकि भाई मुझे इस हाइट, जब अगर ये हाइट, इस हाइट और इस हाइट का रेशियो मुझे क्या चाहिए? 1.49 चाहिए भाई मुझे इस हाइट का। और क्योंकि ये हाइट क्या दिखा रही है? E2 बाई B। और ये क्या भाई? E1 बाई B। क्योंकि ν2 बाई ν1 का एक्सपेरिमेंटल रेशियो क्या है? 1.49 है ना। और क्योंकि ν2 बाई ν1 1.49 है, तो E2 बाई E1 भी क्या होना चाहिए इसके लिए? और इस कॉम्प्लेक्स के लिए E2 बाई B और E1 बाई B भी क्या होना चाहिए? 1.49। और भाई ये हाइट पता ही क्या रही है आपको? E2 बाई B। और ये हाइट आपको क्या बता रही है? E1 बाई B भाई। तो अब क्या करो भाई, इसको रख के ऐसे, तो ये जो हमारे पास क्या है भाई? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। आप स्केल को इसे क्या रखो? परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद स्केल को ऐसे स्लाइड करते हैं इस टाइप से, वर्टिकली, सॉरी, अरे भाई स्केल को वर्टिकली रख के और हॉरिजॉन्टली स्लाइड करते हैं, ठीक है। और ये देखते हैं कि कब इस लाइन की हाइट से इसकी हाइट क्या हो जाए। भाई मैंने ये एक्यूरेट नहीं बना रखा डायग्राम ये, लेकिन इसकी हाइट और इसकी हाइट किसके बराबर हो जाए? इनका रेशियो। जब ये हाइट इस हाइट से क्या हो जाए? तकरीबन क्या हो जाए? 1.49 गुना हो जाए। नहीं, मैं तो आपको पहले पड़ी भाई। वहीं पर आप क्या करो? स्केल को रोक दो। नहीं समझे बात? जैसे आपको यहां पर नजर आ रहा है भाई, मान लिया आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है कि ये हाइट इससे ऑलमोस्ट क्या है? बोलो भाई, ये हाइट अभी इससे ऑलमोस्ट क्या है भाई? डबल नहीं है क्या? अरे भाई ये हाइट है जो अभी, तो ये हाइट क्या है? इस हाइट के ऑलमोस्ट डबल। हमको डबल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए बताओ भाई? हमें क्या चाहिए भाई? 1.49। तो भाई मैं या तो चलूंगा इस साइड या चलूंगा भाई इस साइड। नहीं, तो आपको पहले पड़ी। अब मान लो देखो यहाँ पर अभी मत कहियो ये डबल, ये भाई 1 पॉइंट मैं कह दूं भाई, मैं जैसे इसको, ये आपको लग रहा है भाई, अभी आपको लग रहा है कि ये हाइट मान लिया इस क्रिस्टल फील्ड पे, मान लिया ये हाइट इसके क्या है? 2 गुना है। मैं इसको थोड़ा साइड टू साइड ले गया। नहीं, मैं तो आपको पहले पड़ी क्या? मान लिया यहां जाने पर, क्या होता है भाई? अब मान लो ये हाइट क्या है? इस हाइट का क्या है भाई? 1.49 गुना भाई। क्योंकि अरे भाई मैं कितना ट्राई कर लूं, मैं एग्जैक्ट टीएस डायग्राम नहीं बना सकता भाई। ये लाइन क्या होती हैं? ये तो भाई ऑलरेडी प्लॉट की होती है। तनाबे सुवर्ण डायग्राम आपको दिया होता है हमेशा, आपने प्लॉट नहीं करना होता है। नहीं, मैं तो आपको पहले पड़ी। अब हालांकि यहां पर आपको आपको यहां भी डबल सी लग रही है। अच्छा लो, ये डबल सी लग रही है ना, ये अब ठीक है। अब बताओ, अब खुश? मैं घर की सरकार मेरी, तो ये बात आपको पहले पड़ गई भाई। नहीं आपको समझ आया? आपको लग रहा है कि यहां पर E2 बाई B E1 बाई B से क्या है? क्योंकि वर्टिकली क्या E बाई B,
तो हाइट्स क्या होंगी E2/B। तो यहां पर भाई E2/B, क्योंकि भाई ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ν2 के लिए, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ν1 के लिए। तो E2/B रेशियो यहां पर क्या बताओ, अभी भाई 1.9 टाइम्स इससे कितनी है, लेकिन भाई फिर रेशियो भाई फिर ये क्या है, ये भाई अब बताओ क्या है। अब इससे आपको ये क्या लग रहा है बताओ भाई, इससे ये आपको डबल तो लग रही, इससे आपको डबल लग रही, मतलब कितनी है ये बताओ 1.49। तो आपने क्या करना होता है भाई, जो एक्सपेरिमेंटल बैंड्स का रेशियो है 1.49 आया कि नहीं आया है, ν2/ν1 का। तो आपको पता है कि यहां से यहां पर क्या आएगा ν2, और यहां से इससे यहां पर क्या आएगा ν1, इससे यहां पर क्या आएगा ν2। बोलो भाई। तो आप ये देखो इस बैंड की, इस थ्योरेटिकल बैंड की अगर एक्सपेरिमेंटल ν2/ν1 क्या है 1.49, तो आप तब तक इस स्केल को ऐसे स्लाइड करते रहो जब तक के थ्योरेटिकल ν2 नहीं है बेटा आपको, थ्योरेटिकल ν2 थ्योरेटिकल ν1 से 1.49 गुना ना आ जाए। यहां पर आपको लग रहा है भाई, आप यहां पर देखो, यहां पर लगता है भाई कि इससे डबल है, 2 गुना है, बात नहीं बन रही भाई, थोड़ा आगे ले गया 1.8 गुना रह गया। अब मुझे लग रहा है भाई ये हाइट, इस हाइट का क्या है, सिर्फ तकरीबन 1.5 गुना ही हाइट, ये हाइट से क्या तकरीबन 1.5 गुना। मैंने वहीं पर स्लाइड क्या कर दी, मैंने स्केल क्या कर दी भाई, फिक्स कर दी। इजी इजी पीजी। बोलो भाई, ऐसे बोलते नहीं होते भाई, ठीक है। अगर मैं एक वर्ड और बोल दूंगा यहाँ पर तो क्या पता यूट्यूब पे बैन हो जाए, ठीक है, ओके। एक वर्ड होता है इसके अंदर भाई, इसको आगे बोलते हैं, ठीक है, वो होता है इजी पीजी जैपनीजी, ओके। क्योंकि वर्ल्ड वार टू के अंदर मैं आपको बताऊं भाई, जो जैपनीज जो थे ना, यूएस वाले थे भाई, अरे क्या, हाँ कोई बात नहीं भाई, चलो ठीक है, देखी जाएगी। तो जो एशिया पैसिफिक नहीं था जो, अरे जो जैपनीज थे कि भाई उनको हम आराम से हरा देंगे जैपनीज को, अरे जो वर्ल्ड वार टू के दौरान, तो ये अमेरिकन से बना के था इजी पीजी जैपनीजी क्योंकि कुछ ना आइए, ठीक है बात, ओके। तो आजकल ये टर्म काफ़ी ऑफेंसिव बन जाती है, समझो। तो इसको भाई पता नहीं क्या, अब इसका एक अल्टरनेट बना रखा है इजी पीजी, पता नहीं अब, लेकिन भाई अब जैपनीजी नहीं बोलते, ठीक है। बताओ, तो ये बिल्कुल इजी पीजी नहीं है क्या, लेजी पीजी है ना, लेजी पीजी एक होता है ना, लेजी पीजी भाई बातें करते हैं, लड़कियां बात करती हैं इस बारे है ना, अनिता भी बात करती रहती है, लेजी पीजी का ये सूट है, पता क्या है, होता है लेजी पीजी। हम बताओ भाई, तो बात आपको पहले पड़ी भाई। तो इसको तब तक स्लाइड करो जब तक ये बताओ क्या ना हो जाए हमारे पास, अरे भाई जब तक ये किसके बराबर ना आ जाए, 1.49 के बराबर ना आ जाए, वहीं पर इसको हमने रोक दिया ना। अब एक काम करो, अब इससे क्या, यहां से क्या नोट कर लो E2/B, और यहां से क्या नोट कर लो भाई, आपने देखा इस फील्ड पे, आपने देखा कि इस फील्ड पे, इस क्रिस्टल फील्ड पे क्या हो गया भाई, थ्योरेटिकल ν2 और थ्योरेटिकल ν1 का रेशियो कितना होता है 1.49, वहीं पर मैंने स्लाइड रोक दी ना भाई। अब इसके सामने देखो भाई, इसके सामने E2/B कितना बनता है, यहां से नोट कर लोगे, अरे भाई E/B यहां से नोट कर लो, E2/B, और यहां से नोट कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया। तो भाई एग्जैक्टली स्लाइड में मैंने कहां रोकनी पड़ी, यहां पर रोकनी पड़ी ना स्लाइड, तो ये मेरे पास क्या आ गया, और ये बताओ क्या होगा मेरे पास। तो यहां पर ये कितना आएगा बताओ भाई, 43 और 27 कहां पर आएगा ये, और चेक करो आप, मतलब कितना, 43 और 27। तो ये यहाँ कहाँ काटता बताओ भैया, कहाँ काटता है ये 43 पे, और यहाँ कहाँ काटता है ये 27 पे, नहीं समझे बात भाई। अरे भाई 43 और 27 का रेशियो क्या है तकरीबन 1.49 ही आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, बताओ भाई परवीन, नहीं आएगा आपको भाई, तो कितना सिंपल है, एक्सपेरिमेंटल बैंड्स का रेशियो निकाल के, नहीं बात आपको पहले पड़ी। एक स्केल रखो वर्टिकली हॉरिजॉन्टल लाइन के, उसको स्लाइड करते जाओ, और देखो भाई कि जो आपके पास एक्सपेरिमेंटल बैंड्स का रेशियो है, वो रेशियो आपको कहाँ से मिलता है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। जहाँ आपको वही रेशियो मिल जाए दो ट्रांजिशंस का, थ्योरेटिकल हाइट्स का, अरे भाई दो थ्योरेटिकल हाइट्स का रेशियो, अरे जो थ्योरेटिकल बैंड है स्केल पे जो नंबर होते हैं उन नंबर्स का रेशियो जब आपको क्या मिल जाए
बताओ, वन वहीं पर स्केल में रोक दी ना, स्केल रोक के और वहां पर कट मार दिया भाई। फिर यहां से देखो क्या रहा है 43, यहां कितना रहा है 27। अब E2/B मेरे पास क्या आ गया, अब बताओ मेरे पास E2/B क्या आ गया मेरे पास, अब बताओ भाई मेरे पास E2/B क्या आ गया, E2/B मेरे पास क्या आ गया 43, और E1/B क्या आ गया मेरे पास 27, नहीं आ क्या। अब बताओ भाई, अब आपको ये तो E2/B ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब E2 और E1 आपको पता है क्या थे मेरे पास, अरे भाई न्यू2 क्या होता है E2 और न्यू1 क्या होता है E1, अर्थात यहां पर मैं क्या पुट कर दूं 26,500, 26,000 और यहां पर 17,500, रेक का पैरामीटर साइड फेंक दूं भाई, तो यहां पर तो मेरे पास क्या आएगा भाई रेक, अरे भाई यहां पर क्या पुट कर दो 26,000, यहां क्या पुट कर दो 26,000 पुट करो, बी वहां ले जाओ, 44 यहां ले आओ, बताओ मेरे पास क्या जाएगा यहां से रेक का पैरामीटर, और यहां पर क्या पुट करो भाई 17,500, E1 क्या है न्यू1 क्या है, न्यू1 17,500 है, तो E1 भी क्या 17,500, तो E1/B कितना आया है, E1/B कितना आया है 27, E2/B कितना आया है, और ये मानो, और भाई ये मानो ये कितने पे रोकना पड़ा, मान लिया हमको, मान लिया हमने रोकना पड़ा है कितने फील्ड पे, बोलो भाई, जब ये क्या मिला हमको, जब डेल्टा/B क्या था, जब डेल्टा/B हमारे पास कभी 31 था, अरे 10DQ पे ही, मतलब ये बताओ कितना हमारे पास है, नहीं बताओ आपको बोले बड़ी, अरे भाई जब डेल्टा/B हमारे पास क्या रखा बताओ भाई 31 है, कितने पे 31 पे, मतलब इसका x पे कहां काटता है ये 31 पे, समझ गए बात, x पे कहां काटता है ये 31 पे, y पे कहां काटता है, इस लाइन को कहां काटता y पे 27 पे, इसे कहां काटता y पे 43 पे, यानी जब मैं इसको स्लाइड करते करते डेल्टा/B स्केल कहां ले गया 31 पे ले गया डेल्टा/B पे, तब मेरे पास एकदम से क्या बताओ वही रेशियो आ गया जो मुझको रिक्वायर्ड था, इजंट इट। अब तो क्या करोगे E2/B 43 है, ये हाइट कितनी भाई 43, ये कितनी है 27, E2/B 43, E1/B 27, अब यहाँ पर B क्या पुट करो, सॉरी E2 कितना पुट करो 26,000, E1 क्या पुट करो भाई 17,000, पूछा नहीं है आपको, तो मेरे पास कितने रेखा पैरामीटर आएंगे 2, है ना, तो मेरे पास क्या आएंगे 2, क्या आएंगे मेरे पास रेखा पैरामीटर, एक तो आएगा यहां से, अरे बोलो भाई, और एक कहां से आएगा हमारे पास यहां से, चेक करो भाई, तो 26,000/B इंटू 43 क्या है मेरे पास 604, बोलो भाई, और 17,500/B इज इक्वल टू 27 क्या है मेरे पास 648, तो एवरेज वैल्यू ऑफ रेक का पैरामीटर कैसे आ जाएगी बताओ भाई 604 प्लस 648/2, दोनों जोड़ों से भाग कर दो भाई, क्या है मेरे पास 626, तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि 626 मेरे पास क्या आ गया रेक का पैरामीटर, इजंट इट, आ गया नहीं आपको भाई, तो आपके पास आ गया भाई रेक का पैरामीटर, आ गया ना, सॉरी अरे आपके पास B की वैल्यू आ गई कितनी है 626 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप मुझे बताओ भाई डेल्टा/B कहां रोकना पड़ा था इस रेशो को हासिल करने के लिए 31 पे, अब डेल्टा/O/B कहां रोकना पड़ा था भाई 31 पे, अब ये कितना है 626, अब 626 को आप भाई 31 से मल्टीप्लाई करियो भाई, अब ये रेखा पैरामीटर कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो भाई, नहीं आपको नहीं, अरे भाई ये डेल्टा/B, अरे भाई अब ये लाइन 1.49 का रेशो जहां मिला है उसके लिए x एक्सिस पे कट कहां बनता है, डेल्टा/O/B कहां बनता है 31, तो 31 यहां रखो, यहां क्या रखो 626 सेंटीमीटर इनवर्स, यहां से क्या है मेरे पास डेल्टा/O 31 इंटू 626 19,406 कहाँ गया भाई, अरे ये तो और हाँ मतलब 19,406 आ गया हमारे पास, इजंट इट 19,400, अरे वहां पर ये पोलर डायग्राम का आइडिया देखा पहले कंपैरिजन के लिए, क्या भाई कंपैरिजन से, ठीक है, पोलर डायग्राम से आएगा
21,875। लेकिन भाई बताओ टीएस डायग्राम से तो क्या है हमारे पास 19,406 आ गया यहाँ से, इजंट इट। तो यहाँ पुट किया 626, कितना है मेरे पास 19,406। मेरे पास रैक का पैरामीटर भी आ गया, मेरे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी आ गई, और मैं क्या चाहिए भाई नेफ्लाजोटिक रेशो सारा अब आएगा रेशो भाई। वेरी गुड, किसने बताया ये, किसने बताया ये, अब आएगा रेशो भाई, ठीक है हाँ बिल्कुल रेशो आएगा भाई। अच्छा रैक का पैरामीटर है, अब आपको भाई इस कॉम्प्लेक्स का रैक का पैरामीटर आपको पता है ना। अब कोई आपको ये बता दे कि इस फ्री आयन का रैक का पैरामीटर कितना, आपको भाई फ्री आयन का रैक का पैरामीटर कैसे रिकॉर्ड करते हैं, फ्री आयन का रैक का पैरामीटर कैसे, आपको पता होना चाहिए भाई कि 3f और 3p टर्म में कितना गैप होता है वैसे फ्री आयन में 15 भी कितना होता है भाई 15 भी गैप नहीं होता क्या। तो हम इसका फ्री आयन का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर लेंगे क्या, आप कहोगे भाई फ्री आयन में तो क्या होगा डी क्या होगा भाई, ये लैपोर्टे फॉरबिडन होगा नहीं होगा क्या भाई, कॉम्प्लेक्सेशन से कुछ तो सिमेट्री का होती है, कम होती है भाई। याद रखियो डी स्क्वेयर फ्री आयन में बहुत ही क्या आएंगी, कम क्या आएंगी वहां पर इंटेंसिटी, क्यों भाई क्योंकि क्या होता है यहाँ पर, अरे भाई 3f से 3p स्पिन तो क्या अलाउड, लेकिन लैपोर्टे क्या है फॉरबिडन फ्री आयन में। तो भाई क्या करते हैं जो वैनिडियम 3 पॉजिटिव होता है ना, इसको गैसीय स्टेट में क्या, इस गैसीय स्टेट में स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं 3f से 3p का, उसको फिर क्या पुट कर लेते हैं 15b से, और वहां से क्या निकाल लेते हैं इसका, अरे 15b नहीं बात आपको पहले पड़ी, वैनिडियम 3 पॉजिटिव आयन का आप गैसीय स्टेट में क्या रिकॉर्ड कर लेते हो, बताओ भाई स्पेक्ट्रा। तो बताओ क्या था हमारे पास, तो 3f से 3p का गैप कितना है उससे 12,925, तो 15b क्या होगा बराबर होगा ना। तो फ्री आयन का पैरामीटर क्या होता है इसका 15b क्या है, तो b क्या है मेरे पास 862। तो मुझे पता है भाई, यानी मैं गैसीय स्टेट में फ्री आयन का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करके और वहां से रैक का पैरामीटर निकाल सकता हूँ फ्री आयन का। लेकिन आपने भाई मैं आपको बताऊं फ्री आयन का रैक का पैरामीटर आपको दिया मिलेगा हमेशा, फ्री आयन का रैक का पैरामीटर आपको वही पेपर में दिया मिलेगा भाई, एक टेबल होती है इसकी, पता नहीं भाई। तो मैं आपको ये आप इसको बोलो बी डैश बोलो, आप इसको क्या बोलो इसको भाई, तो इसको बोलो बी कॉम्प्लेक्स, क्या बोलो इसको बी कॉम्प्लेक्स। लेकिन बी फ्री आयन का वो तो क्या मेरे पास 862 सेंटीमीटर नॉर्थ भाई। ये जो रैक का पैरामीटर है कहां से आया बताओ भाई, ये तो यहां से आया है कॉम्प्लेक्स का, और जो 15 भी आपने पुट किया था वो क्या है फ्री आयन का, isn't it? तो फ्री आयन का पैरामीटर क्या होता है बताओ भाई 862 सेंटीमीटर इनवर्स। तो भैया आप बताओ रैक का पैरामीटर कैसे आएगा, बी डैश क्या आएगा हमारे पास, बी किसका भाई कॉम्प्लेक्स का, बी कॉम्प्लेक्स आयन का, और भाई बी फ्री आयन का। अब तो कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है 626 सेंटीमीटर इनवर्स, ये क्या है मेरे पास 862 सेंटीमीटर इनवर्स। रेशो हो जाएगा हमारे पास ये, वो तो क्या है मेरे पास 0. बोलो भाई 0.726। तो मेरे पास रैक का पैरामीटर भी आ गया 0.726, isn't it? तो मेरे पास तीनों पैरामीटर नहीं है क्या, कितना आसान है भाई, हमको यही पता है। अब हमको क्या निकालना है क्या, रैक का पैरामीटर भी, डेल्टा भी, और साथ में भाई एक बार आपके बी आ गया तो फ्री आयन के बी से इसको भाग कर दो, क्या चाहिए नेफ्लाजोटिक रेशो, आसान तो है नहीं आएगा आपको दिनेश। मैं उस पे भाई इस पे क्वेश्चन कम आते हैं नेट में, तो भाई क्या बोलते हैं टर्नअप स्कोर डायग्राम, क्योंकि भाई ये लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो उनको पता भाई इसमें टाइम लग जाएगा, लेकिन भाई पढ़ने बहुत जरूरी है क्योंकि भाई कदू का क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ जाते हैं। ओके, और ये कॉन्सेप्ट के लिए क्या है बहुत जरूरी है नहीं आपको भाई। तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया भाई कि क्या करते हैं बताओ भाई, बहुत सिंपल होता है, 2-3 इंपॉर्टेंट से भाई किसी भी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का क्या रिकॉर्ड करो स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर लिया, उसमें 2 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस की क्या नोट कर लो वेव नंबर नोट कर लिए, अरे 2 इंटेंस बैंड्स के आप क्या नोट कर लो, 2 इंटेंस बैंड के वेव नंबर नोट कर लिए, उनका क्या निकाले हमने रेशियो,
हमारे पास एक पर्टिकुलर रेशियो आ गया, फिर क्या करते हैं, एक स्केल लेके उसके टर्न ऑफ बेस डायग्राम पे क्या करते हैं बताओ, फिर बोलो भाई, हॉरिजॉन्टल स्लाइड करते हैं, देखते हैं कि कब हमको दो लाइंस के बीच में वो रेशियो कहीं ना कहीं मिल जाए। बोलो भाई, अगर वो रेशियो कहाँ मिले आपको, अरे वो क्रॉस वाली पॉइंट लाइन से पहले मिले तो क्या है वीक फील्ड, बाद मिले तो क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड, लेकिन जहां भी आपको क्या मिले वो रेशियो मिल जाए, वहीं पर आपने स्लाइड रोक दी, इजंट इट। फिर वहां से थ्योरेटिकली हम क्या निकाल लेते हैं, दोनों बैंड्स का रेशियो E2/B और E1/B का रेशियो हमको वही चाहिए भाई। फिर वहां से हम क्या नोट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कट और वर्टिकल एक्सिस पे, अरे भाई नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, नहीं समझे बात। फिर E2/B को पुट कर दो न्यू 1 के, और E1/B को पुट कर दो भाई, E2/B पुट कर दो न्यू 2 और E1/B न्यू 1 के। अरे भाई सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ भाई, E2/B पुट कर दो भाई, अरे इसके यहाँ से न्यू 1 से थ्योरेटिकल जो नंबर आए हैं इनके बराबर। अरे भाई E2/B क्या पुट करना 43, E1/B 27, फिर E1 E2 क्या पुट कर दो, फिर E क्या पुट कर दो जो वेव नंबर थे उन बैंड्स के, नहीं समझे बात। तो वहां से आपको क्या जाएगा, दो रेखा पैरामीटर आएंगे ना, उनको जोड़ के दो से भाग कर क्या एवरेज रेखा पैरामीटर। फिर जो रेखा पैरामीटर आया है, फिर ये देखो कि कितने डेल्टा/B पे आपको थ्योरेटिकल रेशियो मिला था, समझ गई बात। वहां फिर आप क्या पुट कर दो बताओ भाई, अरे भाई वही वैल्यू, अरे भाई डेल्टा जैसे यहाँ पर डेल्टा/O/B कितना मिला, 31 मिला है, तो B पता लग गया तो डेल्टा O आ गया। बोलो भाई, और रेखा पैरामीटर आ गया, तो फिर फ्री आयन का रेखा पैरामीटर निकाल के गैसेस फेज में उससे भाग कर दो, क्या आपके पास नेफ्लोजोटिक रेशियो। आसान है मुश्किल भाई। तो भाई एक आपको आ गया, सारे आपको आ गए, कोई दिक्कत नहीं आ गया आपको। यहाँ बताओ फिर क्या हमारे पास, बोलो भाई D8 कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल दे रखा मैंने यहाँ पर, ये सोल्व कर रखा है, नहीं आ गया आपको, ये कर लो इसको आराम से भाई, कर लो ना हमसे भाई। कैलकुलेशन ऑफ B 905 आया भाई, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा O बोलो भाई कितना आया 9050, फिर एक का पैरामीटर कितना आया 0.838, घट रहा है ना भाई ये सब में, यानी हम क्या बोलते हैं, यानी ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्सेशन प्रूव्ड भाई कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होता है, घटता है। और बताओ फिर क्या हमारे पास भाई D3 कॉम्प्लेक्स, ये क्या इसका टर्न ऑफ बेस सुगानो डायग्राम। बोलो भाई एग्जांपल मैंने कौन सा ले लिया, क्रोमियम हेक्साको कॉम्प्लेक्स 3 पॉजिटिव। पहले भाई न्यू 2/1 E2/E1 क्या, पहले 1.41। बोलो भाई ये आया एक्सपेरिमेंटल रेशियो, और ये कहाँ मिलता हमको बताओ भाई, अरे बोलो भाई डेल्टा/B 24 पे, E2/B निकाले E1/B निकाल लिया, अरे बोलो क्या है हमारे पास, दोनों B आ गए भाई, जोड़ के दो से भाग कर दिया, क्या है मेरे पास रेखा पैरामीटर एवरेज। फिर भाई 24 पे आया था ना, तो डेल्टा/B/24, तो ये क्या पुट कर दिया मैंने 708, क्या था 708 ही था, तो डेल्टा आ गया भाई। फिर क्या करो 708 क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन का 1030 क्या होता है, फ्री आयन का क्या क्या मेरे पास नेफ्लोजोटिक। अरे बोलो भाई कि नजर नहीं आया, बताओ ना बताओ, और बताओ भाई फिर क्या है D7, सिमिलरली क्या भाई D7 सोल्व कर रखा है। एग्जांपल मैंने कौन सा लिया है, कोबाल्ट हेक्साको कॉम्प्लेक्स 2 पॉजिटिव, ठीक है भाई। देखो सब में क्या होता है, घटता भाई नेफ्लोजोटिक रेशियो, सॉरी सब में नेफ्लोजोटिक रेशियो क्या रहा है 1 से क्या रहा है कम, या क्यों भाई, क्योंकि फ्री आयन से कॉम्प्लेक्स आयन का रेखा पैरामीटर क्या होता है हमेशा कम ही होता है भाई। फिर क्या होता है D4 का एग्जांपल मैंने कौन सा लिया यहाँ पर भाई, MnCN63 नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स। बोलो भाई, और याद रखियो जब आपको भाई स्पिन अलाउड ट्रांजिशन ना मिले तो आपने क्या यूज करनी पड़ती है, स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन अपनी यूज करनी पड़ती है, उनकी इंटेंसिटी कम होती है बस, ठीक है। अब बताओ क्या है मेरे पास भाई, तो ये भैया गया इसके लिए। अब बताओ फिर क्या हमारे पास D6 कॉम्प्लेक्स, कौन सा भाई D6, एग्जाम्पल कौन सा लिया मैंने, कोबाल्ट का इन कॉम्प्लेक्स 3 पॉजिटिव, क्या होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, कौन सा होता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड। बताओ पहले क्या निकाल लिया हमने, अरे न्यू2/2 बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। पहले क्या मेरे पास भाई बैंड्स का एक्सपेरिमेंटल रेशियो, फिर मैंने ये एक्सपेरिमेंटल रेशियो हासिल करना है। बोलो भाई तो कहाँ मिला मुझे एक्सपेरिमेंटल रेशियो, डेल्टा/B 40 पे मिल गया, तो E2/B कितना मिलता मुझे 52, और E1/B 38। तो यहाँ से क्या मेरा 2B आ गया ना, जोड़ के 2 से भाग कर दिया, एवरेज रेखा पैरामीटर भाई। फिर इसको भाई क्या करो
डेल्टा ओ बाई बी 40 था, बी क्या पुट करो 565, क्या गया मेरे पास डेल्टा ओ। नहीं है क्या आपको भाई? अब फ्री आयन का रखा पैरामीटर क्या है, सॉरी कॉम्प्लेक्स आयन क्या था, ध्यान से देखो 565, फ्री आयन क्या होता है 1100, कितना आ गया 0.514, नहीं है ना आपको ये? फिर तो सिमिलरली क्या है D5 कॉम्प्लेक्स, कौन सा एग्जांपल लिया मैंने MnH2O6, तो ध्यान से देखो भाई, याद करो MnH2O6 2 पॉजिटिव में कोई भी क्या नहीं थी, स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं थी भाई, कि थी? अरे भाई MnH2O6 2 पॉजिटिव में कोई भी स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं थी ना, तो वहां पर आप क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, बताओ क्या भाई? भाई वहां पर आप ऑर्गन डायग्राम यूज नहीं कर पाए थे ना, रैक का पैरामीटर या नेफ्रोजोटिक रेशियो मालूम करने के लिए, इजंट इट, या भाई इवन डेल्टा निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, बताओ क्या होगा, कोई बात नहीं भाई, यहाँ पर सारी क्या हैं स्पिन फॉरबिडन है, अरे वीक फील्ड रीजन में होता है, मुझे हमको पता है, नहीं आपको उसमें आया तो कोई नहीं, आप एक काम करो भाई, क्या यूज कर लो 6-7G से, अरे क्या ये लोअर मल्टीप्लिसिटी वाली, नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, तो क्या होगा, तो 6-7G से तो क्या होगा हमारे पास 4T1G, ठीक है। और भाई बताओ बैंड कौन कौन से, ये बैंड आएंगे ना भाई। अब बताओ पहले दो बैंड कहाँ पर आते हैं, 1800 18600 पे और 22900 पे, तो बताओ भाई 22900 18600 रेशियो क्या आएगा मेरे पास 1.23। फिर बताओ मैं क्या करूँगा, मैं एक वर्टिकल स्केल लेके भाई इसको यहाँ पर स्लाइड करूँगा, ऐसे स्लाइड करूँगा, तो मुझे जब तक क्या नहीं मिलेगा 1.2 रेशियो, हम उसको साइड करेंगे भाई 1.2 रेशियो तो कहाँ मिलेगा मुझे, जब डेल्टा बाई बी क्या होगा 11। अरे बोलो भाई, तो 11 पे आपने इसको रोक देना है, और E2 बाई बी वाई पे कहाँ काटता 29 पे, E1 बाई बी कहाँ काटा है वाई पे 24 पे। अब बताओ भाई E2 E1 क्या थे हमारे पास 22900 18600, यहाँ क्या पुट करो 22900 18600, मेरे पास क्या गया दो, क्या गया मेरे पास रैक का पैरामीटर क्या है 789 775, दोनों जोड़े दो से भाग कर दिया, क्या है मेरे पास एवरेज रेखा पैरामीटर। अब आप बताओ भाई, आपके पास जो ये 1.23 का रेशियो आया था, ये कब आया था बताइए भाई, जब डेल्टा बाई बी कितना था 11। अब बी कितना रखा आपके पास भाई, बी कितना रखा है 782, तो यहां पर बी क्या पुट कर दिया भाई 782, आपके पास क्या जाएगा डेल्टा ओ। ऑर्गन डायग्राम ये काम नहीं कर, ये काम नहीं कर पाते थे, इजंट इट। अब बताओ क्या हमारे पास डेल्टा ओ भी आ गया 8602 सेंटीमीटर इनवर्स। अब बताओ भाई कॉम्प्लेक्स आयन का रखा पैरामीटर क्या आपके पास 782, फ्री आयन क्या होता है मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का 960, तो रेशियो क्या है मेरे पास, तो बताओ भाई क्या इस आयन के लिए, क्या MnH2O6 पॉजिटिव के लिए कोई भी बैंड्स को लेबल करने के अलावा कोई भी इन्फो हमको प्रोवाइड की थी क्या, नहीं ना भाई। लेकिन यहां से हमारे पास इन्फो आगे सारी, इजंट इट। तो भाई टर्नअप बेस्ड सुगन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताओ भाई ये क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो पहला क्या है, द वैल्यू ऑफ रैक का पैरामीटर फॉर NiH2O6 पॉजिटिव फ्रॉम TS डायग्राम में कहता है कि NiH2O6 पॉजिटिव के लिए भाई देखो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन अभी रखे भाई गेट में या नेट में, कैसे कि भाई उनको पता है कि भाई इसमें टाइम लग जाएगा कि भाई अरे बाकायदा ये कैलकुलेट करने पड़े, लेकिन वो आपको सीधे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। तो क्या बोल दिया यहाँ पर क्या बोल दिया कि निकल के हेक्सा एक्को कॉम्प्लेक्स के लिए रैक का पैरामीटर क्या बताओ 905 सेंटीमीटर इनवर्स है। और ये कहता है बताओ अगर निकल आयन का फ्री का रैक का पैरामीटर क्या होता है 1080, तो नेफ्लाजोटिक रेशियो निकालो भाई। आप बताओ भाई कॉम्प्लेक्स का क्या बताओ भाई NiH2O6 2 पॉजिटिव का बताओ क्या है 905 है ना मेरे का पैरामीटर, और फ्री आयन है क्या हमारे पास 1080, तो नेफ्लाजोटिक रेशियो क्या आएगा, ये तो क्या है निकल 2 पॉजिटिव आयन का फ्री आयन का, और ये कॉम्प्लेक्स का, तो 905 बटे 1080 क्या है बताओ 0.838, कौन सा आंसर आया हमारे पास। अरे भाई
अरे ये आ गया, समझ गया ना बात, ये लिखा हुआ है, दिखाया वो, बोलो भाई। ठीक, और बताओ। टनाबे सुगानो डायग्राम्स आर एप्लीकेबल टू वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस, बोथ, नन। बोथ भाई, ये ऑर्गन डायग्राम्स की तरह भाई लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ कहाँ लागू होंगे, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस पे। आप टनाबे सुगानो डायग्राम्स को स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस पे भी अप्लाई कर सकते हो, इजंट इट? बताओ आंसर क्या हमारे पास, बोलो भाई, सी। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।